इमेजिन कीजिए आप बैंक जाते हो अपने पैसे निकालने और कैशियर बोलता है सॉरी सर पैसे तो नहीं है। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? वेल टेक्निकली ये हर बैंक के साथ हो सकता है और आज मैं आपको बताऊंगी क्यों। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, वेयर इज दैट मनी राइट नाउ? आप सोच रहे होंगे वॉल्ट में होगा, लॉकर में होगा, कहीं सेफ जगह पड़ा होगा। गलत। रियलिटी तो ये है कि आपका पैसा वहाँ है ही नहीं। बैंक ने उसे ऑलरेडी किसी और को दे दिया है। किसी का होम लोन बन गया है, किसी की कार बन गई है, किसी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल बन गई है। जो एक्चुअल कैश बैंक के पास रिजर्व में बचा है ना, वो शॉकिंगली छोटा है। और ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। दिस इज लिटरली हाउ बैंकिंग इज डिजाइन टू वर्क पिछले 300 सालों से। पूरे इंडिया के डिपॉजिट्स को देखो और जो फिजिकल कैश एग्जिस्ट करता है उसे कंपेयर करो। द गैप इज माइंड ब्लोइंग। तो फिर सिस्टम चलता कैसे है? और अगर सब लोग एक साथ पैसे मांगने आ जाएं तो क्या होगा? स्टिक अराउंड फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड बैंकिंग का पूरा खेल मैं तुम्हें समझाऊंगी। लेकिन पहले ये सब आपको जानना क्यों है? क्योंकि एक सिंगल नंबर है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करता है। आपकी होम लोन की EMI, आपकी FD का रिटर्न, आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, इवन आपके सब्जी का दाम, इनडायरेक्टली देखा जाए तो सब कुछ इस एक नंबर से जुड़ा है। और मज़ेदार बात यह है कि ये नंबर मार्केट डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करते हैं सिर्फ 6 लोग। हाँ 6। एक बंद कमरे में बैठ के मुंबई में। साल में बस कुछ बार ये लोग मिलते हैं, वोट करते हैं और जो नंबर अनाउंस होता है उसे करोड़ ऑफ इंडियंस की जिंदगी शिफ्ट हो जाती है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई डिबेट नहीं, जस्ट 6 वोट्स। इस नंबर का नाम है रेपो रेट और वीडियो के एंड तक आप इसे एक एक्सपर्ट की तरह समझ जाओगे। बट टू गेट देयर पहले ये समझना पड़ेगा कि बैंक एक्चुअली करता क्या है। ट्रिप अवे द मार्बल फ्लोर्स, द फैंसी एप्स, द क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। और बैंक बेसिकली एक दुकान है, एक ऐसी दुकान जो पैसा खरीदती है और पैसा बेचती है। आपसे वो पैसा सस्ता खरीदती है, आपको डिपॉजिट पे थोड़ा सा इंटरेस्ट देकर, और किसी बोरोवर को वही पैसा महंगा बेचती है, लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट लेकर। बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट है। सिंपल इज दैट। इंडस्ट्री में इसको एक फैंसी नाम दिया गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो आपके मोहल्ले के किराना स्टोर का है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। आपका डिपॉजिट लीगली स्पीकिंग आपका पैसा नहीं रहा, वो बैंक का लायबिलिटी है। मतलब बैंक ने आपसे उधार लिया है। सही सुना। जब आप बैंक में पैसे डालते हो तो टेक्निकली आप बैंक को लोन दे रहे हो। और इस पूरे गेम का एक रेफरी है, एक अंपायर, जिसके बिना ये सिस्टम एक दिन नहीं चलेगा। तो ये कहानी शुरू होती है 1935 में, जब इंडिया अभी आजाद भी नहीं हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था ब्रिटिश जमाने में, और बिलीव इट और नॉट, शुरू में ये एक प्राइवेट कंपनी थी, शेयर होल्डर्स थे इसके। आजादी के बाद सरकार ने कहा नहीं भाई, जो इंस्टीट्यूशन देश का पैसा कंट्रोल करता है वो प्राइवेट हाथों में नहीं रह सकता। गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया। फिर आया 1969 का वो फेमस मोमेंट, जब रातों रात देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। एक अनाउंसमेंट और बैंकिंग का ओनरशिप बदल गया। 90s में इकोनॉमी खुली, नए प्राइवेट प्लेयर्स आए, कंपटीशन बढ़ा, और 2016 में एक और गेम चेंजर हुआ। इन्फ्लेशन को ऑफिशियली टारगेट करना RBI की लीगल ड्यूटी बन गया। एक कमेटी बनाई गई सिर्फ इस काम के लिए। लेकिन आज ये इंस्टीट्यूशन क्या क्या कर सकता है? करेंसी प्रिंट कर सकता है, बैंक्स को लाइसेंस दे सकता है, उनकी पुलिसिंग करता है, गवर्नमेंट का बैंकर है, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे की कीमत तय करता है। लेकिन अब आता है वो पार्ट जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया। रेडी फॉर सम मैजिक? मान लीजिए आपने बैंक A में 100 रुपए डिपॉजिट किए। बैंक थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व में रखता है और बाकी का अमाउंट राहुल को लोन दे देता है। राहुल उस पैसे से एक बाइक खरीदता है। बाइक डीलर वो पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट करता है। अब ध्यान से सुनिए, वो डीलर का बैंक भी सेम चीज करता है, थोड़ा रिजर्व, बाकी लोन। वो लोन किसी और के पास जाता है, वो फिर डिपॉजिट होता है, और ये चेन चलती रहती है। अब टोटल कितना पैसा सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है? आपके ओरिजिनल 100 रुपए, राहुल के अकाउंट में पैसा, डीलर के अकाउंट में पैसा, सबके अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है। एक ही 100 रुपए ने सिस्टम में कई 100 रुपए क्रिएट कर दिए। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं मनी मल्टीप्लिकेशन। और ये कोई बग नहीं है, ये फीचर है।
इसी से इकोनॉमी ग्रो करती है, बिजनेसेस को कैपिटल मिलता है, जॉब्स बनती है। लेकिन एक सेकेंड, अगर बैंक्स अनलिमिटेड पैसा क्रिएट कर सकते हैं तो रोक कौन रहा है? ब्रेक्स कहाँ है इस गाड़ी में? गुड क्वेश्चन। आरबीआई ने एग्जैक्टली इसीलिए 2 ब्रेक्स लगाए हैं। पहला ब्रेक, हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड हिस्सा आरबीआई के पास कैश में रखना मैंडेटरी है, नो एक्सक्यूजेस, नथिंग। और इस पैसे पे बैंक को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, 0। ये पूरे इमरजेंसी फंड है, ताकि अगर कल को डिपॉजिटर्स पैसा मांगे तो कुछ तो लिक्विड हो। दूसरा ब्रेक, एक और बड़ा चंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स में लॉक करना पड़ता है। ये एसेट्स जल्दी बेचकर कैश बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये सेकेंड लेयर ऑफ सेफ्टी है। इन दोनों ब्रेक्स के बाद जो बचता है सिर्फ वही पैसा बैंक लोन दे सकता है। और यहाँ आता है कंट्रोल का असली खेल। आरबीआई इन रेशियोज को ऊपर नीचे करके पूरी इकोनॉमी की स्पीड कंट्रोल करती है। रेशियो बढ़ाओ, बैंक के पास लैंडिंग के लिए कम पैसा, इकोनॉमी स्लो। रेशियो घटाओ, ज्यादा पैसा फ्री, इकोनॉमी फास्ट। रिसेंटली जब आरबीआई ने एक रेशियो में सिर्फ 1% की कट की थी ना, तो सिस्टम में लाखों करोड़ रुपए एकदम से रिलीज हो गए। 1 परसेंटेज पॉइंट, इमेजिन द पावर। लेकिन ये तो सिर्फ वार्म अप था, असली वेपन अभी बाकी है। अब समझते हैं वो चीज जिसके लिए आप यहाँ आए हो, रेपो रेट। तो सीन ये है, दिन के एंड में किसी बैंक के पास कैश कम पड़ गया, हो जाता है, कोई बड़ी विड्रॉल आ गई, कोई पेमेंट सेटल करनी है, तो बैंक क्या करता है? वो जाता है आरबीआई के पास। अब आरबीआई फ्री में पैसा नहीं देती, वो कहती है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स मेरे पास गिरवी रखो, मैं तुम्हें कैश दे देती हूँ, कल आकर अपने बॉन्ड्स वापस खरीद के ले जाना, थोड़े से इंटरेस्ट के साथ। लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे आप सुनार के पास सोना गिरवी रख के उधार लेते हो, सेम कॉन्सेप्ट। और जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई इस डील पर चार्ज करती है वही है रेपो रेट। अब सोचिए इसका मतलब क्या है? रेपो रेट इज लिटरली द प्राइस एट विच बैंक्स देमसेल्व्स बोरो मनी। अगर बैंक्स को पैसा महंगा मिलेगा तो वो आपको लोन और भी महंगा देंगे। अगर बैंक्स को सस्ता मिलेगा तो आपकी ईएमआई भी गिर सकती है। एक रेट ऊपर तो पूरे देश में उधार महंगा, एक रेट नीचे तो पूरे देश में उधार सस्ता। दिस सिंगल डायल कंट्रोल्स द कॉस्ट ऑफ मनी फॉर 1.4 बिलियन पीपल। और पिछले 1.5 साल में इस डायल के साथ कुछ बड़ा हुआ है। 2025 की शुरुआत में एक ऐसा मोमेंट आया जो 5 साल में नहीं आया था। आरबीआई ने रेट काटना शुरू किया, पहले एक छोटा कट, फिर दूसरा, फिर जून में एकदम से एक बड़ा जंबो कट, जिसने मार्केट को भी सरप्राइज कर दिया। एक ही साल में बोरोइंग की कॉस्ट ड्रामेटिकली गिर गई। लेकिन सवाल यह है, आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? एंड द आंसर इज इन्फ्लेशन। महंगाई इतनी नीचे आ गई थी कि आरबीआई के कंफर्ट जोन से भी काफी नीचे चली गई। और जब महंगाई कंट्रोल में हो तो सेंट्रल बैंक का फोकस शिफ्ट हो जाता है ग्रोथ पर। सस्ता लोन दो तो खर्च करें, बिजनेसेस एक्सपैंड करें। फिर 2026 में पिक्चर बदल गई। रुपया डॉलर के सामने रिकॉर्ड लोस पे थे, रुपया डॉलर के सामने रिकॉर्ड्स लो पे, क्रूड ऑयल के दाम टेंशन दे रहे थे। तो आरबीआई ने ब्रेक मारा और कहा बस अब वेट एंड वॉच। ये है मॉनेटरी पॉलिसी का असली गेम, एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच का कांस्टेंट बैलेंस। और ठीक है, ये सब मैक्रो लेवल बातें हैं, लेकिन आपकी पॉकेट पे इसका एक्चुअल असर कितना होता है? चलिए एक रियल एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद कीजिए एक टिपिकल मिडिल क्लास कपल से, दिल्ली में फ्लैट लिया, बड़ा वाला होम लोन, 20 साल की ईएमआई। जब रेट्स पीक पे थे, हर महीने उनकी सैलरी का एक बड़ा चंक सीधा बैंक के पास जा रहा था, हर मंथ बिना रुके। फिर रेट कट्स आए, उनका लोन रेपो से लिंक था, जो कि आजकल ज्यादातर फ्लोटिंग रेट होम लोन्स होते हैं। तो हर कट के साथ उनकी ईएमआई अपने आप गिरती गई। अब उनके पास हर महीने काफी एक्स्ट्रा पैसा बचता है। छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन पूरे लोन की लाइफ पे कैलकुलेट करो तो ये एक छोटी कार के बराबर की सेविंग्स है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंबई के एक कॉन्फ्रेंस रूम में 6 लोगों ने हाथ उठाया। ये चीज उल्टी भी चल सकती है बाय द वे। रेट्स बढ़े जैसे 2022 में हुआ था, तो वही फैमिली सडनली ज्यादा पे कर रही होती है बिना कुछ गलत किए। तो अब आप समझ गए कि सिस्टम कैसे चलता है। अब वो सवाल पूछते हैं जो सबके मन में आ रहा होगा, लेकिन कोई पूछना नहीं चाहता। What if my bank just dies? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, इंडिया में ये हो चुका है रिसेंटली। सितंबर 2019 मुंबई का एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक, लैक्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज का पैसा, एक दिन अचानक न्यूज आती है, विड्रॉल्स फ्रोज। लोग अपने ही पैसे नहीं निकाल सकते। शुरू में लिमिट थी सिर्फ 1000 रुपए। पता क्या चला? बैंक ने अपना ऑलमोस्ट पूरा लोन पोर्टफोलियो चुपके से एक ही रियल एस्टेट कंपनी को दे दिया था और वो कंपनी डूब गई।
सालों तक फेक अकाउंट्स में ये सब छुपाया गया और सालों तक फेक अकाउंट्स में ये छुपाया गया था। फिर मार्च 2020, इस बार कोई छोटा बैंक नहीं था, देश के टॉप प्राइवेट बैंक्स में से एक। रातों रात मोरेटोरियम लग गया, एटीएम के बाहर मिडनाइट क्यूज, पैनिक में व्हाट्सएप पे अफवाहें। लेकिन यहाँ देखिए सिस्टम ने काम कैसे किया। आरबीआई ने तुरंत टेक ओवर कराया, देश के सबसे बड़े बैंक से रेस्क्यू प्लान बनवाया और 2 हफ्ते के अंदर बैंक फिर से खड़ा था। डिपॉजिटर्स का पैसा बच गया। ये दोनों कहानियां एक ही बात सिखाती हैं, बैंकिंग एट इट्स कोर चलती है सिर्फ एक चीज पे, भरोसा। जिस दिन भरोसा टूटा उस दिन सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक भी सिर्फ एक बिल्डिंग है। तो अगला लॉजिकल सवाल, आपका अपना पैसा कितना प्रोटेक्टेड है? एग्जैक्ट नंबर्स जानना चाहोगे? ये वो नंबर है जो हर इंडियन को पता होना चाहिए, लेकिन शायद 9% लोगों को नहीं पता। आपके बैंक डिपॉजिट्स इंश्योर्ड होते हैं। एक गवर्नमेंट बैक इंश्योरेंस कंपनी है जो स्पेसिफिकली इस काम के लिए बनी है। अगर आपका बैंक फेल हो जाए तो एक फिक्स्ड अमाउंट तक आपका पैसा गारंटीड वापस मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लिमिट पहले बहुत कम थी और वो कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस के बाद पब्लिक प्रेशर इतना बना कि गवर्नमेंट को लिमिट 5 गुना बढ़ानी पड़ी। लेकिन यहाँ एक कैच है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये कवर होता है पर पर्सन पर बैंक। मतलब अगर आपके पास बड़ी सेविंग्स हैं और सब कुछ एक ही बैंक में पड़ा है तो लिमिट के ऊपर का पैसा टेक्निकली एट रिस्क है। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अपना पैसा 2-3 अलग अलग बैंक्स में डाल देते हैं। हर बैंक में अलग से फुल कवर मिलता है। सिंपल ट्रिक बट ऑलमोस्ट कोई फॉलो नहीं करता। चलो अब आपका पैसा सेफ है, बैंक नहीं डूबेगा, इंश्योरेंस भी है, सब ठीक है ना? नहीं, क्योंकि एक और दुश्मन है जो आपका पैसा चुरा रहा है बिना बैंक फेल्योर के, रोज चुपचाप। आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है और आपको लगता है वो सेफ है। नंबर तो वही रहता है, बैलेंस कम नहीं होता, लेकिन उस नंबर की वैल्यू वो हर साल श्रिंक हो रही है। सिंपल मैथ है, बड़े बैंक सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो इन्फ्लेशन से कम है। मतलब आपका पैसा नॉमिनली बढ़ रहा है लेकिन रियल टर्म्स में, परचेजिंग पावर के टर्म्स में घट रहा है। सोचिए 10 साल पहले 100 रुपए में कितना सामान आता था और आज कितना आता है। वही डिफरेंस आपके आइडियल सेविंग्स के साथ हो रहा है, हर साल कंपाउंड होके। और बैंक्स के लिए ये परफेक्ट डील है। आपका सस्ता पैसा लो, महंगा लोन दो, मार्जिन कमाओ। आप कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हो, बस आपको रिसीट नहीं मिल रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट बेकार है। इमरजेंसी फंड, मंथली खर्चा, उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ वहां पार्क करना, वो फाइनेंशियली सबसे महंगी फ्री सर्विस है जो आप यूज कर रहे हो। तो अब तक हमने सिस्टम को बाहर से देखा। एक लास्ट सीक्रेट बचा है, वो जो इस पूरी वीडियो का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था आपका डिपॉजिट बैंक लेंड कर देता है। टेक्निकली मैंने आपसे झूठ बोला, रियलिटी इज इवन क्रेजियर। जब बैंक आपको लोन देता है ना, तो वो किसी और के डिपॉजिट उठा के आपको नहीं देता, वो लिटरली नया पैसा क्रिएट करता है। एक कीबोर्ड पे एंट्री होती है, आपके अकाउंट में नंबर आ जाता है, उसी मोमेंट पे इकोनॉमी में उतना नया पैसा जन्म ले लेता है, आउट ऑफ थिन एयर। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑफिशियल पेपर्स पब्लिश किए हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए। मॉडर्न बैंकिंग में लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड। इसीलिए देश का ज्यादातर पैसा कभी प्रिंट हुआ ही नहीं, वो सिर्फ एंट्रीज हैं बैंक सर्वर्स पे, डेटाबेसेस में। नोट्स और कॉइन्स तो टोटल मनी का छोटा सा फ्रैक्शन है। तो जब लोग कहते हैं पैसा एक इल्यूजन है, वो फिलॉसफी नहीं बोल रहे, वो टेक्निकली एक्यूरेट है। मनी इज अ लेजर, बैंकिंग इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग दैट लेजर। और ट्रस्ट ही वो करेंसी है जो सब कुछ चला रही है। और अब ये लेजर एक नए युग में एंटर कर रहे हैं। आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन इंडिया इस दुनिया की सबसे बड़े बैंकिंग एक्सपेरिमेंट के बीच में है। सोचिए, चाय वाला, सब्जी वाला, ऑटो ड्राइवर सब क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं। जो सिस्टम हमने कैजुअली अडॉप्ट कर लिया, उसे कॉपी करने के लिए डेवलप कंट्रीज एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं। रियल टाइम, ऑलमोस्ट फ्री, हर जगह। और अब अगला स्टेप आ रहा है डिजिटल रुपी। ये यूपीआई से फंडामेंटली अलग है। यूपीआई में पैसा बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट जाता है, डिजिटल रुपी में आरबीआई का पैसा सीधे आपके फोन में होता है। बीच में कोई कमर्शियल बैंक की जरूरत ही नहीं है। अब एक सेकंड के लिए इसका इम्प्लीकेशन सोचिए। अगर सेंट्रल बैंक का पैसा डायरेक्टली लोगों के पास पहुंच सकता है, तो फिर ट्रेडिशनल बैंक्स का रोल क्या बचता है? बैंक्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनका मोनोपोली डेफिनेटली खत्म हो रहा है। लेंडिंग एल्गोरिथम से हो रही है,
पेमेंट फोन से, और ब्रांचेस स्लोली म्यूजियम्स बन रहे हैं। जो सिस्टम 300 साल में बना वो शायद अगले 30 साल में पूरा रीडिजाइन हो जाएगा और आप उस ट्रांजिशन के आई विटनेस हो। तो चलिए पूरी कहानी को 30 सेकेंड्स में रैप अप करते हैं। आपका बैंक डिपॉजिट एक उधार है जो आपने बैंक को दिया। बैंक उस पैसे से नया पैसा बनाता है। आरबीआई पूरे सिस्टम का रेफरी है और एक सिंगल रेट से सब कुछ कंट्रोल करता है, आपकी ईएमआई से लेकर देश की ग्रोथ तक। सिस्टम फेलियर से सर्वाइव करता है सिर्फ ट्रस्ट और इंश्योरेंस की वजह से, और आइडियल पैसा वो चुपचाप श्रिंक होता रहता है। तो अगली बार जब आप बैंक ऐप खोलो या रेपो रेट की न्यूज देखो, आपको सिर्फ हेडलाइंस नहीं दिखेंगी, आपको पूरा मशीन दिखेगा, गियर्स, ब्रेक्स, एक्सीलरेटर्स, सब कुछ। एंड ऑनेस्टली दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। इफ दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल टू यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सीक्रेट जो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा पैसा लूज करवाता है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।